सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 31। तो पिछले भाग में हमने देखा कि राक्षस शैतान खोपड़ी को सोनपरी नर्क के द्वार में कैद कर देती है और अब वह बचाने की कोशिश करती है राजकुमार को और राजकुमारी को, जो कि पिंजरे में कैद हैं राक्षस राज की शक्तियों के द्वारा। तो क्या सोनपरी उन लोगों को पिंजरे के कैद से छुड़ा पाएगी या फिर होगा उसका राक्षस राज से घमासान मुकाबला? चलिए देखते हैं। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से तांत्रिक खोपड़ी को नर्क के द्वार में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया था, लेकिन अभी भी राजकुमार और राजकुमारी पिंजरे से आज़ाद नहीं हुए थे और दोनों को आज़ाद करने वाला राक्षस राज के बारे में भी किसी को पता नहीं था। सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। तभी राजकुमार सोनपरी से बोला, सोनपरी, आप अपने जादुई छड़ी की सहायता से यह जानने की कोशिश कीजिए कि राक्षस राज कहाँ पर है और उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है। सोनपरी उदास होते हुए बोली, राजकुमार, आपके कहने से पहले ही मैंने जादुई छड़ी की सहायता से राक्षस राज के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन जादुई छड़ी भी राक्षस राज के बारे में नहीं जान पाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि राक्षस राज ने अपने उस साधना वाली जगह को ऐसी शक्ति से घेर दिया है जिसके बारे में कोई पता ना लगा पाए। सोनपरी का उत्तर सुनकर राजकुमार के चेहरे पर निराशा के भाव नजर आने लगे। यही हाल राजकुमारी सोनालिका का भी था। तभी सरदार सोनपरी से बोला, सोनपरी, क्यों ना एक बार अमृत कुंड से जल लेकर इन दोनों के ऊपर डाल दें, शायद अमृत जल से ये लोग आज़ाद हो जाएं। सरदार की बात सुनकर सभी लोगों के मन में एक उम्मीद नजर आने लगी। सोनपरी सरदार को जवाब देते हुए बोली, शायद आप सही कह रहे हैं, हम दोनों को एक बार अमृत कुंड से जाकर जल लेकर देख लेना चाहिए। इतना कहने के बाद सोनपरी राजकुमार और राजकुमारी को सांत्वना देकर सरदार के साथ अमृत कुंड की तरफ चल दी। सरदार के साथ सोनपरी उस जगह पर पहुंच गई जहां पर अमृत कुंड बना हुआ था, लेकिन वहां पर पहुंचकर दोनों लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह पर कहीं भी अमृत कुंड नजर ही नहीं आ रहा था। दोनों लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से हवा में एक जादुई दर्पण प्रकट किया और उस दर्पण से बोली, ऐ जादुई शीशे, मुझे यह दिखा कि इस जगह से अमृत कुंड कहाँ गया। सोनपरी का आदेश सुनते ही जादुई शीशे में एक चलचित्र नजर आने लगा, जिसमें राक्षस राज नजर आ रहा था। राक्षस राज अपनी शक्तियों की सहायता से अमृत कुंड को एक छोटे से कमंडल में समा लिया था और इसके बाद राक्षस राज वहां से गायब हो गया। और गायब होने के बाद राक्षस राज कहाँ गायब हुआ, यह जादुई शीशा भी ना दिखा पाया। राजकुमारी और राजकुमार को आज़ाद कराने की एक उम्मीद दिखी थी, वह भी अब टूट गई। सरदार और सोनपरी उदास चेहरे के साथ राजकुमार और राजकुमारी के पास लौट आए। राजकुमार ने देखा कि दोनों लोग बिना अमृत जल के लौट आए हैं तो वह थोड़ा परेशान हो उठे और बोले, क्या हुआ, आप लोग अमृत जल क्यों नहीं लेकर आए? राजकुमार के सवाल पर उत्तर देते हुए सरदार बोला, राजकुमार, जिस जगह पर अमृत कुंड था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। राक्षस राज ने अमृत कुंड को अपने साथ अपनी शक्ति के द्वारा उठा ले गया है। इस गुफा में केवल खोपड़ी और तुम दोनों लोग हो, लेकिन खोपड़ी के कैद होने के बाद अब तुम दोनों ही इस गुफा में बचे हो, इसलिए तुम दोनों को मैं पिंजरे सहित अपने कबीले में ले जाऊंगा। सरदार की बात सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। राजकुमार की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी राजकुमारी उदास स्वर में सरदार से बोली, तो क्या हम लोग अब इस कैद से कभी आज़ाद नहीं होंगे? इतना कहने के बाद राजकुमारी सोनालिका सुबकने लगी। सरदार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए बोला, राजकुमारी, आप इस तरह से मत रोइए, मैं एक ऋषि को जानता हूँ जो आपकी आज़ादी का रास्ता ज़रूर जानते होंगे। राजकुमारी के इतना कहने के बाद सरदार सोनपरी के पास पहुँचा और बोला, क्या आप जादुई छड़ी की सहायता से मुझे राजकुमार और राजकुमारी सहित मेरे कबीले में पहुँचा सकती हैं? सरदार की बात सुनकर सोनपरी बोली, ज़रूर पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राजकुमार और राजकुमारी को आपके कबीले में ना ले जाकर सीधे उन ऋषि के आश्रम में ले चलते हैं जिनको इन दोनों को आज़ाद करने का उपाय पता होगा। तो आप मुझे उन ऋषि जी का नाम बता दीजिए, जिससे मैं सबको लेकर तुरंत उनके आश्रम में पहुंच जाऊं। सरदार बोला, आप सही कह रही हो सोनपरी, दोनों लोगों को ऋषि जी के आश्रम में ले जाना ही सही होगा। यदि मेरे कबीले में ले गए तो कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, तो अब आप चलने की तैयारी कर लीजिए। उन ऋषि जी का नाम मतंगनाथ है। सरदार की बात सुनकर सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से सभी लोगों को ऋषि मतंगनाथ के आश्रम में पहुंचा दिया। जिस समय ये लोग पहुंचे थे उस समय ऋषि मतंगनाथ साधना में लीन थे। सब लोग ऋषि जी के साधना से उठने का इंतजार करने लगे। जल्द ही ऋषि जी साधना से उठ गए।
ऋषि जी के साधना से उठते ही सभी लोगों ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि जी ने सभी को आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने आश्रम में 2 पिंजरे को देखकर ऋषि जी थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि उनमें 2 लोग कैद थे। सरदार ऋषि जी से कुछ कह पाता उससे पहले ही ऋषि जी ने अपनी आंखें पुनः बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद खोल दी। ऋषि जी की आँख खुलते ही सरदार कुछ बोल पाते उससे पहले ही ऋषि जी ने सरदार से कहा, बेटे, मैंने अपनी विद्या से सब जान लिया है कि ये लोग कौन हैं और ये लोग कैद में क्यों हैं और तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। उन ऋषि जी की बात सुनकर सरदार हाथ जोड़कर बड़े विनम्र आवाज़ में उन ऋषि से बोला, गुरुदेव, जब आप सब जान ही चुके हैं तो कृपा करके आप जल्द से जल्द राजकुमार और राजकुमारी को इस पिंजरे से आज़ाद होने का उपाय बता दीजिए। ऋषि मतंगनाथ जी सरदार की बात सुनकर बोले, ठीक है, तो उपाय सुनो। दोनों लोग तभी आज़ाद हो पाएंगे जब राक्षस राज मारा जाएगा, क्योंकि इन दोनों को राक्षस राज ने जिस शक्ति से बांधा है उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। यह शक्ति तभी नष्ट हो सकती है जब इस शक्ति को उपयोग करने वाला मारा जाए। सरदार और सोनपरी को राजकुमार यशवर्धन और राजकुमारी सोनालिका को आज़ाद करने का उपाय पता चल चुका था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राक्षस राज को ढूंढा कैसे जाए। यदि किसी तरह से उसके बारे में पता चल भी जाए तो उसे मारा कैसे जाएगा। तो यहाँ पर 31 भाग समाप्त होता है। तो चलिए 32वां भाग शुरू करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों को राजकुमार और राजकुमारी के पिंजरे से आज़ाद होने का उपाय मतंग ऋषि से पता चल गया था, लेकिन अभी भी समस्या यही थी कि किसी को नहीं पता था कि राक्षस राज कहाँ पर है और उसे किस तरह से मारा जा सकता है। सोनपरी मतंगनाथ से हाथ जोड़ते हुए बोली, गुरुवर, मैं अपनी जादुई छड़ी की सहायता से भी राक्षस राज का पता नहीं लगा पा रही हूँ। कृपया करके राक्षस राज के बारे में बताने की कृपा करें। सोनपरी की बात सुनकर मतंग ऋषि बोले, बेटी, राक्षस राज जो इस समय उसी जगह पर साधना कर रहा है जहाँ पर उस पंचमुखी नाग के रहने के कारण गुफा के तालाब का पानी जहरीला हो गया था। सोनपरी बोली, यानी उस जंगल के तालाब में जिसका जहरीला पानी पीने से राजकुमारी के पिताजी बीमार पड़ गए थे। मतंग ऋषि बोले, हाँ बेटा, वही तालाब जो अमृत जल की वजह से अब जहरीला नहीं रह गया। राक्षस राज उसी तालाब के अंदर अपनी साधना कर रहा है। इस समय राक्षस राज की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं। यदि राक्षस राज की साधना पूरी हो गई तो फिर उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतंग ऋषि की बात सुनकर सरदार बोला, गुरुदेव, क्या आप राक्षस राज को मारने में हमारी मदद नहीं करेंगे। मतंग ऋषि बोले, नहीं बेटे, हम ठहरे साधु सन्यासी, हम लोग किसी की हत्या नहीं करते हैं। हाँ, राक्षस राज को खत्म करने का उपाय तुम लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ। सोनपरी बोली, गुरुवर, आप उपाय बता दीजिए। मैं राक्षस राज को मारने उस गुफा में जाऊंगी जहाँ पर वह तालाब बना हुआ है। मतंग ऋषि सोनपरी को उपाय बताते हुए बोले, बेटी, राक्षस राज ने जिस अमृत कुंड को अपनी शक्ति की सहायता से कमंडल में समा लिया है, उस अमृत कुंड के अंदर एक कमल का पुष्प है। उस पुष्प के अंदर एक भंवरा निवास करता है। यदि तुम लोग उस भंवरे को मार दोगे तो राक्षस राज मारा जाएगा, क्योंकि राक्षस राज की जान उसी भंवरे में है। लेकिन उस भंवरे तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। उस पुष्प की रक्षा राक्षस राज की सबसे शक्तिशाली शक्ति कांतरा करती है। मतंग ऋषि की बात सुनकर राजकुमार और राजकुमारी खुश हो गए, तो वहीं सरदार और सोनपरी थोड़ा निराश हो गए। सरदार और सोनपरी को उदास हुआ देखकर राजकुमार बोला, क्या हुआ, आप दोनों इस तरह अचानक निराश क्यों हो गए। सोनपरी जवाब देते हुए बोली, राजकुमार, ऋषि जी ने जो उपाय बताया है उसे कर पाना इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। सबसे मुश्किल काम तो यह है कि राक्षस राज के पास से वह कमंडल कैसे प्राप्त किया जाए जिसमें अमृत कुंड समाया हुआ है। सोनपरी की बात सुनकर सब लोग फिर से चिंतित हो गए। तभी मतंग ऋषि बोले, बेटी, तुम लोग राजकुमार और राजकुमारी को कैद से छुड़वाने जा रही हो, जो कि एक नेक काम है, और नेक काम करने वालों की मदद तो स्वयं भगवान भी करते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंतित मत होइए। आप आगे तो बढ़िए, रास्ता खुद ही नज़र आने लगेगा। इतना कहने के बाद मतंग ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद आंखें खोली तो उनके हाथ में 2 अंगूठी प्रकट हो गई। दोनों अंगूठियों को मतंग ऋषि ने सरदार और सोनपरी को दे दी और बोले, ये अंगूठी तुम दोनों को मुसीबतों से बचाएगी। अब आप लोग राक्षस राज के पास जाइए, उसे खत्म कर दीजिए। उसकी साधना पूरी होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर उसकी साधना पूरी हो गई तो तुम लोग उसको किसी भी हाल में नहीं मार पाओगे। इतना कहने के बाद मतंग ऋषि शांत हो गए। इसके बाद सरदार और सोनपरी ने मतंग ऋषि की दी हुई अंगूठी पहन ली। सरदार और सोनपरी ने मतंग ऋषि से आशीर्वाद लिया
और सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से सरदार और खुद को आश्रम से गायब कर दिया। इधर राक्षस राज तालाब के अंदर अपनी साधना पूरी करने के लिए मंत्र के ऊपर मंत्र पढ़े जा रहा था। राक्षस राज को पता था कि इस समय उसकी शक्तियां बहुत कमज़ोर हैं। इस समय यदि किसी दुश्मन से उसका सामना हो जाए तो वह किसी भी हाल में उससे जीत नहीं सकता है। इसीलिए राक्षस राज सबसे छुपने के लिए इस स्थान को चुना ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। लेकिन राक्षस राज को शायद यह नहीं पता था कि उसने जिस राजकुमार को पिंजरे में कैद करके यहाँ आया है, उस राजकुमार के ऐसे मित्र हैं जिनके पास शक्तियाँ हैं। उनमें से एक सोनपरी है जो उस राक्षस राज के बारे में सब कुछ जान चुकी है और अब वह यहाँ किसी भी समय पहुँच सकती है। और इस बारे में राक्षस राज को भनक तक नहीं है। राक्षस राज अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ 4 प्रकार के घेरे बना रखे थे। पहला घेरा हरे रंग का था जो तालाब के चारों ओर बना हुआ था ताकि उस तालाब में कोई प्रवेश ना कर सके। दूसरा घेरा लाल रंग का था जो हरे घेरे के अंदर था। लाल घेरा किसी अदृश्य शक्ति को रोकने के लिए था। तीसरा घेरा नीले रंग का था। नीला घेरा राक्षस राज के सिद्धि स्थल को घेर रखा था। इस घेरे के अंदर राक्षस राज भी था ताकि यदि कोई लाल और हरे घेरे को तोड़ दे तो नीला घेरा उस शक्ति को रोक सके। और अंतिम घेरा पीले रंग का जिसमें वह कमंडल था। पीला घेरा सबसे अधिक शक्तिशाली था जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी राक्षस राज ने उस जगह पर ऐसी शक्ति फैला रखी थी ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। लेकिन मतंग ऋषि के तप की शक्ति को यह शक्ति रोक ना सकी और उसके छुपने की जगह मतंग ऋषि को पता चल गई। मतंग ऋषि के द्वारा बताए गए जगह पर पहुंचने के लिए सोनपरी और सरदार आश्रम से गायब हो चुके थे। इधर सोनपरी और सरदार उस गुफा के बाहर पहुंच गए थे जहां पर राक्षस राज साधना कर रहा था। लेकिन सोनपरी और सरदार सामने का दृश्य देखकर हैरान थे क्योंकि उस गुफा की रक्षा एक ऐसा जीव कर रहा था जिसको आज तक ना तो सोनपरी और ना ही सरदार ने देखा था। वह जीव बहुत ही भयंकर और डरावना दिख रहा था। उस जीव का शरीर मकड़ी के जैसा था और मुंह एक अजगर के जैसा था। राक्षस राज ने गुफा के बाहर भी गुफा की रक्षा के लिए एक राक्षस जीव को लगा रखा था। तो यहाँ पर भाग 32 समाप्त होता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम भाग 33वां भी शुरू करते हैं। मकड़ी जीव गुफा का रास्ता रोके हुए सरदार और सोनपरी के सामने खड़ा था। सरदार ने उस जीव को गुफा के रास्ते से हटाने के लिए अपने हाथ में एक मंत्रित जड़ी बूटी ले ली और उसको बहुत तेज रगड़कर जीव के ऊपर फेंक दी। मकड़ जीव के ऊपर जड़ी बूटी पड़ते ही जड़ी बूटी के अंदर से लाल रंग का धुआं निकलने लगा। मकड़ जीव धुएं के संपर्क में आते ही तेज आवाज़ करके चिल्लाने लगा। मकड़ जीव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आग लग गई हो। मकड़ जीव इधर उधर उछल कूद मचा रहा था। सोनपरी थोड़ी दूर में खड़ी यह सब देख रही थी। मकड़ जीव कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद फिर से गुफा के सामने जाकर खड़ा हो गया। सरदार की जड़ी बूटी ने मकड़ जीव के ऊपर अपना ज़्यादा असर नहीं दिखाया। सरदार का एक बार बेकार चला गया। जड़ी बूटी मकड़ जीव को मार नहीं सकी। सोनपरी सरदार से बोली, हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। इस मकड़ जीव को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके हमें अंदर भी जाना है। क्या पता राक्षस राज गुफा के अंदर भी इसी तरह के जीव फैला रखे हों। सरदार बोला, आप ठीक कह रही हो सोनपरी, इस मकड़ जीव को जल्द से जल्द मारना ही होगा। मैं अपनी दूसरी जड़ी बूटी का उपयोग करके देखता हूँ। इतना कहने के बाद सरदार ने अपने जेब से एक ऐसी जड़ी बूटी निकाली जो देखने में जंगली बेर जैसी थी। सरदार ने उस जड़ी बूटी को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र पूरा होते ही सरदार ने उस जंगली बेर जैसे दिखने वाली जड़ी बूटी को मकड़ जीव के सामने फेंक दिया। मकड़ जीव उस जड़ी बूटी के बारे में समझ पाता उससे पहले ही उस जड़ी बूटी से बड़ी बड़ी जड़ें निकलने लगी और वह मकड़ जीव के चारों तरफ फैलकर उसे लपेट ली। मकड़ जीव उन जड़ों से बचने के लिए अपने अजगर जैसे मुंह से उन्हें चबाने लगा। लेकिन मकड़ जीव जितनी जड़ें चबाता अगले ही पल उससे दुगनी गति से जड़ें निकलकर मकड़ जीव को पकड़ लेती। इस तरह जड़ी बूटी से निकली जड़ें मकड़ जीव के प्रत्येक अंग को पकड़कर कसने लगीं और साथ ही ज़मीन के अंदर खींचने लगीं। मकड़ जीव अब जड़ों के जाल में बुरी तरह से उलझ गया था। मकड़ जीव अपने आप को उन जड़ों से छुड़ाने की जितनी कोशिश करता, जड़ें उतनी ज़्यादा मकड़ जीव को कस रही थीं। जड़ों का कसाव अब इतना ज़्यादा था कि मकड़ जीव के शरीर से नीला खून रिसने लगा था। मकड़ जीव दर्द से चीखे जा रहा था। इसी तरह कुछ देर में जड़ें मकड़ जीव को खींचते हुए ज़मीन के अंदर ले गईं और अपना कसाव बढ़ाकर मकड़ जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मकड़ जीव मर चुका था। सरदार और सोनपरी को गुफा के अंदर जाने का रास्ता साफ हो गया था।
सरदार अपनी इस सफलता में खुश था। सरदार ने अपनी मंत्रित जड़ी बूटी के ज्ञान से एक मुसीबत को ख़त्म कर दिया था। सोनपरी और सरदार अब देर ना करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सरदार और सोनपरी की आंखें तेज प्रकाश से चौंधियां गईं। गुफा के अंदर बने तालाब के ऊपर हरे रंग की रोशनी फैली हुई थी। यह रोशनी हरे रंग के घेरे के कारण पैदा हो रही थी। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से गुफा के अंदर फैली रोशनी को ख़त्म कर दिया। रोशनी के ख़त्म होते ही सोनपरी और सरदार को राक्षस नजर आने लगा। इस समय राक्षस राज अपनी आंखें बंद किए हुए पूरी तरह से साधना में लीन था। राक्षस राज को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसका एक सैनिक मारा जा चुका है। सोनपरी और सरदार उसके करीब पहुंच चुके हैं। सरदार और सोनपरी ने देखा कि राक्षस राज की सुरक्षा 3 घेरे कर रहे हैं और चौथा घेरा कमंडल को घेर के रखा है। दोनों लोग समझ गए कि राक्षस राज यह सब घेरे अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए रखा है। राक्षस राज सरदार कमंडल लेने के लिए तालाब की ओर बढ़ा। तभी सोनपरी ने सरदार को रोक दिया और बोली, अभी रुको, मुझे लग रहा है तालाब के चारों ओर सुरक्षा घेरे बने हुए हैं। पहले जांच परख लें, उसके बाद तालाब के अंदर प्रवेश करना। सोनपरी इतना कहने के बाद अपनी जादुई छड़ी की सहायता से हवा में एक बेजान पुतला प्रकट कर दिया और तालाब की ओर फेंक दिया। बेजान पुतला जैसे ही हरे घेरे के संपर्क में आया, वैसे ही हरे घेरे ने बेजान पुतले को वापस तालाब के बाहर फेंक दिया और सोनपरी और सरदार ने जब यह देखा तो हैरान रह गए। सोनपरी ने इसी तरह अपनी जादुई छड़ी की सहायता से तालाब की और 2-3 बेजान वस्तुएं फेंकी। हरे घेरे ने सभी वस्तुओं को उसी तरह वापस तालाब के बाहर फेंक दिया। सोनपरी हरे घेरे के रहस्य को समझ गई। सोनपरी एक पल की देर किए बिना जादुई छड़ी की सहायता से हरे घेरे पर ऐसी शक्ति का वार किया जो हरे घेरे को नष्ट कर दे। सोनपरी ने हरे घेरे को अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। हरे घेरे के टूटने पर भी राक्षस राज को एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस राज की साधना अपने अंतिम चरण में चल रही है, जिसको राक्षस राज किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है। सोनपरी ने राक्षस राज के एक घेरे को पार कर लिया था, लेकिन हरे घेरे के नीचे लाल घेरा बना हुआ था। लाल घेरे के अंदर कौन सी शक्ति थी, ये किसी को पता नहीं था। सोनपरी लाल घेरे के बारे में जानने के लिए अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती है, तो उससे पहले ही सरदार सोनपरी से बोला, सोनपरी, इस लाल घेरे को मैं अपनी मंत्री जड़ी बूटी से तोड़ूंगा। सोनपरी को सरदार की बातों में थोड़ा सा घमंड समझ में आया। सोनपरी मुस्कुराते हुए सरदार से बोली, ज़रूर। इतना कहने के बाद सोनपरी मुस्कुराते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। सरदार लाल घेरे को तोड़ने के लिए अपने जेब से एक ऐसी जड़ी बूटी निकाली जो दिखने में गोल थी। उसके चारों ओर छोटे छोटे कांटे उगे हुए थे। सरदार ने जड़ी बूटी को जल में भिगाकर कुछ मंत्र बोले और मंत्र पूरा होते ही जड़ी बूटी को लाल घेरे के ऊपर फेंक दिया। लाल घेरे के ऊपर पड़ते ही उन जड़ी बूटियों से हरे रंग की रोशनी निकलकर लाल घेरे से टकरा गई। रोशनी के टकराते ही लाल घेरे में से लाल रंग की रोशनी निकली और सरदार के द्वारा भेजी गई जड़ी बूटी को नष्ट कर दिया। सरदार यह सब देखकर हैरान रह गया। सरदार की यह जड़ी बूटी कोई कमाल ना कर पाई। घेरा पहले के जैसा अभी भी मजबूत बना हुआ था। तो क्या सरदार और सोनपरी इन लाल, नीले और पीले घेरे को तोड़कर राक्षस को मारने में सफल हो पाएंगे? यह सब जानेंगे हम अगले भाग में। तो अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। बहुत ही जल्द हम आपके लिए अगला भाग लेकर आएंगे।